सो हेलो एंड वेलकम। वीडियो का चौथा पार्ट है क्लास 12th की सोशियोलॉजी का। दोस्तों ये लास्ट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से इसे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या दिखाने की कोशिश करी गई है। दोस्तों अभी तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी है, अब हम आगे चल रहे हैं और इस पार्ट में हम बेसिकली बात करेंगे सोशल मूवमेंट पे बेस्ड जितने भी अभी तक भारत में अलग अलग स्थिति में जितने भी मूवमेंट हुए हैं, चाहे वो पूरी तरीके से किसान पर आधारित हो, पीजेंट पे आधारित हो, वर्कर्स पे हो, या एनवायरनमेंट को ख़राब करने से संबंधित हो, या राजनीति से संबंधित हो, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके इस पैराग्राफ का अगर मैं 8.4 को उठाऊं तो यहाँ से हमारा वीडियो का चौथा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं 1, 2 एंड 3 तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से अभी ये चल रहा है, तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने, जिसमें हमने सारे जितने भी अभी तक प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है, आप एक क्लिक पे सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट से, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे अच्छी बात ये है, आपने एक चीज़ बहुत टाइम पहले ना उसमें सीखी होगी, किस चीज़ के अंदर, फूड चेन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ कि पता होगा कि फूड चेन क्या होता है। आपने सुना होगा, पक्का सुना होगा, मुझे पता है कि फूड चेन के बारे में सभी जानते होंगे, है ना। तो अगर आप फूड चेन के बारे में जानते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा एक सिस्टम कुछ ऐसा हुआ करता था कि जो छोटे एनिमल्स होते थे, स्मॉल एनिमल्स, अगर हम स्मॉल एनिमल्स की बात करें तो ऑफकोर्स उसको बड़े एनिमल्स जो थे वो खाते थे, बिग एनिमल्स खाते थे, है ना। ये स्मॉल एनिमल्स जो थे छोटे और इंसेक्ट पे डिपेंड होते थे, वो इंसेक्ट जो होते थे वो ट्री पे, फॉरेस्ट पे या फलाना ढिमकाना चीज़ों पे डिपेंड होते थे। तो ऐसा कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा पूरे के पूरे संसार में था और यही चीज़ बोला जाता है फूड चेन में कि एक का खाना दूसरे, मतलब कोई भी लोकल बंदा या छोटा से छोटा इंसेक्ट अगर किसी चीज़ को खा रहा है तो उसको भी खाने वाला कोई था और उसको भी खाने वाला कोई था, उसको भी खाने वाला कोई था। ये फूड चेन के अंदर हमने पूरा एक प्रोसेस समझा था। हमने क्लास 6 to 8 में जिन बच्चों के पास साइंस होगी वो उसको समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता था। अगर कोई भी एक चेन ब्रेक हो गई, तो ये पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी और सारा का सारा हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जो है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस आंदोलन को कहा गया इकोलॉजिकल मूवमेंट, यानी कि पारिस्थितिक आंदोलन। अब ये आंदोलन मेनली बेसिक ये था कि सारे के सारे जीव डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़ी जितने भी औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, या ऐसी जो भी चीज़ें हैं प्राकृतिक चीज़ों पे जुड़े हुए हैं, डिपेंड हुए पड़े। सारे जानवरों को तो आप खाना नहीं खिला सकते, तो बिल्कुल फैक्ट बात है। जितने भी डॉग लवर्स हैं वो ये बात सुन ले, लेकिन मेन बात ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे इंसेक्ट हैं, कितने प्राणी हैं, जीव जंतु, जिनकी कोई सीमा नहीं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो मेन था कि कंसर्न ये था कि इकोलॉजिकल मूवमेंट भी चलाए गए थे, यानी कि इकोलॉजिकल मूवमेंट में जो आपकी बुक में मेन दे रखा है वो दे रखा है बिश्नोई मूवमेंट के बारे में, हालांकि बुक में ये है नहीं। फिर दे रखा है चिपकू मूवमेंट के बारे में जो पेड़ से संबंधित है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस से संबंधित था। तो इसमें एक बेसिक बात जो थी, जो आपकी बुक में दे रखी है कि इकोलॉजिकल अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ये बहुत सारे इशू को इंटरलिंक्टेड कनेक्ट करता है, जो ऑफकोर्स सिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को ठीक करने की बात कर रहा है, जिसमें एक जीता जाता एग्जांपल था चिपकू मूवमेंट। अब बिश्नोई मूवमेंट के बारे में बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें बेसिकली बात ये करी जा रही थी कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर एक मुहिम चलाई कि जितने भी पवित्र पेड़ हैं, जो कई सालों से बहुत पुराने पेड़ हैं, जिनकी मान्यताएं बहुत ज़्यादा है ना, जैसे होता है ना हर गांव के अंदर, ये पीपल का पेड़ कम से कम 400 साल पुराना है, ये बरगद का पेड़ कम से कम 100 साल पुराना है, तो ऐसे पेड़ों को काटा ना जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र जुड़े हुए हैं, पशु पक्षी वहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा कुछ मान्यताएं थी लोगों की। तो बिश्नोई मूवमेंट जितने भी पुराने पवित्र धार्मिक पेड़ पौधे थे उनके ना कटने से संबंधित ये आंदोलन चलाया गया था और भारत के बहुत हिस्सों में चलाया गया था। तो दैट इज़ वाई ये भी एक इकोलॉजिकल मूवमेंट था।
और चिपको मूवमेंट के बारे में आपने, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लास 12th के मेरे से पॉलिटिकल के सब्जेक्ट में काफी कुछ समझा था। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, इवन आमिर खान, बाबा आमटे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चिपको मूवमेंट को एक अहम मूवमेंट समझा। ये उत्तराखंड के हिमालयन रीजन के आसपास के इलाकों में हुआ था, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें मेन बात ये थी कि इन्होंने ओक ट्री और रेडन हुड करके, क्या कहते हैं, ट्री था उस फॉरेस्ट का था, उसको उसको काटना नहीं है। इसी वजह से क्या कहते हैं, उन्होंने पेड़ से चिपक के, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा ना पूरा का पूरा, अगर पेड़ कटे तो उनकी जड़ें जो हैं वो छूट जाएगी, लैंडस्लाइडिंग होगी तो लोगों का लाइफ बर्बाद, रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ जाएगा, उनसे रहने वाले जीव जंतु, बायोडाइवर्सिटी जितनी भी समाज में या इन्वायरमेंट में थी वो सारी इफेक्ट होगी। तो ये भी क्या हो गया कि इकोलॉजिकल मूवमेंट हो गया। तो ये मूवमेंट बहुत चला, इसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने क्लास 12th में बताया है, लेकिन सिंपल सा बस मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड के इलाकों में, क्या कहते हैं, इस चिपको मूवमेंट को गौरा देवी के शुरुआती समय में देखा गया था, और उसके बाद धीरे धीरे करके चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास के 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैल गया। फैलने के बाद फाइनली, क्या कहते हैं, उत्तराखंड के अंदर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वहाँ के जो पेड़ होंगे वो नहीं काटे जाएंगे, और वहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया, वगैरह वगैरह, ये सारी कहानियाँ इसमें दिखाई हुई है। और इवन चिपको मूवमेंट हिस्ट्री का एक ऐसा मूवमेंट था जो आज की डेट में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो सकता है। फिर आपने क्लास 12th के अंदर एक सोशल इशू बेस्ड एक और मूवमेंट पढ़ा होगा, वो था आपका, क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, दोस्तों इसमें भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में इतना कुछ है नहीं, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटेकर, अगर आपको नाम याद हो, आमिर खान इज ऑल्सो वन ऑफ देम, उसमें थे। मेघा पाटेकर ने सिंपल सा बताया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा के बीच में 3 राज्य आते हैं। सरकार का कहना यह था कि जहाँ जहाँ तक पानी नहीं जाता है वहाँ से नर्मदा के थ्रू पानी पहुँचाया जाएगा, डैम बना दिया जाएगा। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन के थ्रू अगर डैम बनाया जा रहा था, तो जहाँ जहाँ डैम बनाया जा रहा था, मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा डैम बना दिया गया, यहाँ पे एक बड़ा डैम बना दिया गया, तो डैम की वजह से इसके आसपास के जो घर डूब रहे थे, आसपास के जो गांव डूब रहे थे, उनसे जो लोगों की लाइफ इफेक्ट हो रही थी, वो सरकार ने कभी फोकस नहीं करी। तो ऐसे ही मेघा पाटेकर ने काफ़ी लंबे समय तक नर्मदा बचाओ आंदोलन पे, मतलब इवन अब जल से संबंधित है तो ऑफकोर्स जल से संबंधित तो बायोडाइवर्सिटी होगी ना, उसमें कितने सारे लोग, क्या कहते हैं, उसमें इम्पैक्ट हो रहे हैं, लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, पशु प्राणी जीव जंतु सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी एक ऐसा आंदोलन था जिसने इन्वायरमेंट को काफ़ी कंजर्व करने की, ठीक संरक्षित करने की कोशिश करी। आज की डेट में क्या कहते हैं, मेनली ये है कि गंगा कंजर्वेशन मिशन, जिसे हम नामनी गंगे के नाम से पुकारते हैं, ये चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के इलाकों में। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी का नारा है इंडिया के इकोलॉजिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो ये सिस्टम आज भी है, इकोलॉजिकल सिस्टम को। तो ये कुछ आंदोलन थे जिसने हमारे पारिस्थितिक तंत्र को ठीक करने की बात करी। उसके बाद एक और आंदोलन था, और रिलेटेड कुछ आंदोलन है, वो है क्लास बेस्ड मूवमेंट। क्लास बेस्ड मूवमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया दोस्तों। 2 कैटेगरी कौन सी? 2 कैटेगरी ये है कि क्लास बेस्ड मतलब वो 4th क्लास 5वीं क्लास, ये नहीं। क्लास बेस्ड मूवमेंट का मतलब होता है स्पेशली फॉर किसान के लिए, जय जवान जय किसान, और उसके बाद स्पेशली फॉर मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए, ऐसे आंदोलन क्लास बेस्ड मूवमेंट कहलाते हैं। इस क्लास बेस्ड मूवमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया और आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है कि किसान और मजदूर के लिए आंदोलन आज़ादी से पहले नहीं हुए थे। ऑफ कोर्स आज़ादी से पहले भी 1947 से पहले भी मूवमेंट हुए हैं, और उसके बाद मजदूर के लिए और साथ में किसानों के लिए 1947 के बाद मॉडर्न इंडिया में भी आंदोलन हमें देखने को मिले हैं। अब वो आंदोलन क्या थे, वो आंदोलन आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे है बंगाल रिवॉल्ट, एक है बंगाल रिवॉल्ट, ठीक है। बंगाल रिवॉल्ट 1859 से लेके 62, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम खराब था वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बंगाल मूवमेंट चलाया गया। और उसके बाद दक्कन दंगा, दक्कन रिवॉल्ट बोलते हैं, 1857 में, वहाँ पे मनी लैंडर के थ्रू, ये आपने क्लास 12th की हिस्ट्री में समझा होगा किस तरीके से जो उधार देने वाले ज़मींदार होते थे वो किसानों के जीवन के अंदर उन पर कर्जा बढ़ाते चले जाते थे, और उसके बाद क्या कहते हैं,
उन पे कर्जा बढ़ता चलता था, जिसमें अंग्रेजों ने दक्कन दंगा आयोग भी बनाया था। अगर आपको याद हो, आपने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होगा। तो दो मूवमेंट जो आज़ादी से पहले भी किसानों के लिए हुए थे, है ना। उसके बाद गांधी के ड्यूरेशन में अगर हम गांधी की बात करें कि गांधी जी 1915 में इंडिया के अंदर आ चुके थे, तो महात्मा गांधी ने मजदूरों की लाइफ के लिए एक मूवमेंट चलाया था, बरदौली मूवमेंट। ऑफ कोर्स बरदौली सत्याग्रह के अंदर गांधी जी का पार्टिसिपेशन तो नहीं देखा गया था, लेकिन गांधी जी ने बरदौली सत्याग्रह के अंदर अपनी भावनाएं व्यक्त करी थी, जिसमें हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बरदौली मूवमेंट में साथ दिया। तो सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1928 की बात थी। 1928 में नॉन टैक्स कैंपेन चलाया गया था, किनके थ्रू, यहाँ पे याद रखिएगा गांधी जी इसमें नहीं थे, गांधी जी का पार्टिसिपेशन था, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा और बरदौली मूवमेंट में, बरदौली सत्याग्रह के अंदर कहा गया कि हमें क्या कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम चला रहे हैं और आपको अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना है, ये एक था। दूसरा, अगर आपको चंपारण सत्याग्रह पता हो तो ये सारे किसानों से संबंधित है। गांधी जी 1915 में आए, उसके बाद तो आपको पता अच्छी तरीके से होना चाहिए कि 1915 के अंदर, 1916 के अंदर, 1917 के अंदर, 1918 के अंदर ये था चंपारण एपिसोड, 1917 था अहमदाबाद मूवमेंट, 1918 था क्या कहते हैं आपका खेड़ा मूवमेंट। ये सारे किसान से संबंधित मूवमेंट थे, जिसने ऑफ कोर्स किसान की लाइफ को काफ़ी बेटर करने की कोशिश करी। इसमें भी इंडिगो प्लांटेशन में नीली खेती ज़बरदस्ती किसानों से करवाई जाती थी, और जो ऑफ कोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें करी। मतलब मेनली ये है कि उन्होंने कोशिश ये करी कि किसानों की लाइफ ठीक हो सके। अब यहाँ पे उसी के लिए किसानों को, किसान की लाइफ को बेटर करने के लिए लोगों ने समय समय पे सभाएं बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आज की डेट में आपने बहुत सुना होगा, दिल्ली के अंदर धरने हो रहे थे किसान मूवमेंट को लेके, है ना। तो उसमें राकेश टिकैत नाम उनका था, तो वो थे यहाँ पे, है ना। और पुराने समय पे आप देख सकते हैं कि 1920 से लेकर 1940 के बीच में किसान से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे कि बिहार प्रोविजन किसान सभा 1929 में, आज़ादी से बहुत पहले। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के अंदर, आज़ादी से बहुत पहले। तेभागा मूवमेंट चलाया गया था 1946-47 के बीच में, वो तेलंगाना मूवमेंट 1946-51 के बीच में। ये मेन ये था कि जो बेचारे किसान थे उनसे संबंधित मूवमेंट चलाए जा रहे थे। किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी हैदराबाद के अंदर बहुत मूवमेंट चलाए थे किसान से संबंधित में। तो ये तो हो गया किससे संबंधित, ये हो गया किसानों से संबंधित। अब यहाँ पे एक और मूवमेंट चलाया गया था जिसे हम नक्सलवादी, नक्सलिस्ट स्ट्रगल भी बोलते हैं, जिन्हें में न्यू फार्मर मूवमेंट बोला जाता है। नक्सलिस्ट मूवमेंट स्पेशली क्या कहते हैं, नक्सलवादी इलाके जो बंगाल के थे, उधर के इलाकों में 1967 के अंदर हुआ था। मेन बात यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट को लेके था, आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ोगे, इसलिए हम इसके अंदर फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेन बात यहाँ से आपको समझ में आएगी, ये थोड़े मूवमेंट जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब इस मूवमेंट के अंदर अगर आप देखें तो ये भी किसान से संबंधित है, लेकिन इसे न्यू फार्मर मूवमेंट बिगिन इन 1970। ये कब की बात हो रही है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, जब आज़ादी मिल गई थी हमें तो हो रही है। तो 1970 के अंदर क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर और तमिलनाडु के अंदर नए फार्मर मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। अब ये फार्मर मूवमेंट स्पेशली एंटी स्टेट और एंटी अर्बन से संबंधित थे, और ये मूवमेंट स्पेशली क्या कहते हैं, ये कोशिश कर रहे थे कि टैक्सेशन सिस्टम और उसके बाद जो भी हमें किसानों ने लोन लिया है उसको माफ़ करने से संबंधित कुछ इन पे बात करी जा रही थी। और इसीलिए इन्होंने क्या मेथड अपनाया था, इन लोगों ने मेथड ये अपनाया कि रोड जाम कर दो, रेलवे जाम कर दो, है ना। उसके बाद रिफ्यूजिंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स एंट्री इन द विलेज एंड सो ऑन। मतलब ये तरीका था, किसान आंदोलन करता था तो कहता था कि अपनी फसलें जो है हम सरकार को नहीं बेचेंगे, हम ऐसे ही इसको दान कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूध वाले दूध नहीं बेचेंगे, उसके बाद सब्जी वाले सब्जी नहीं बेचेंगे सरकार को। इवन किसी देश गांव के अंदर कोई सरकारी कर्मचारी या पॉलिटिशियन और उसको भगा देंगे। तो ये एक नया तरीका, नया ट्रेंड किसानों का आया। जैसे कि अभी आपको हमारा कह रहा हूँ किसान आंदोलन चल रहा था, काफ़ी 2 सालों से किसान आंदोलन चलता रहा। तो आई थिंक वो किसान आंदोलन भी न्यू फार्मर मूवमेंट के अंदर आ जाएगा। और न्यू किसान आंदोलन, जिसे हम किसान आंदोलन कहते हैं, जिसमें आपको पता होगा किसान आंदोलन जो था वो जनता, अभी ये बुक में नहीं डाला हुआ लेकिन ये डालना चाहिए, क्योंकि ये एक नए एजेंडे पे काम कर रहे थे और मोदी गवर्नमेंट ने, सोचो उन पे इतनी इतनी पकड़ थी कि उन्होंने पूरी तरीके से सरकार के घुटने टेक दिए। मतलब
इससे तो एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि दुनिया झुकती है तुम्हारे सामने, दुनिया झुकती है तुम्हारे सामने, झुकाने वाला होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सच हो गई। तो यहाँ पे दूसरी बात यही थी कि इन सब चीज़ों को उन्होंने फोकस करा, फार्मर्स ने मूवमेंट चलाया, एजेंडा आइडियाज़ पे काम करा, इन्वायरमेंटल इशू और साथ में वुमेन्स के संबंधित भी बहुत सारे क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ कि मूवमेंट हुए थे। इन्वायरमेंटल इश्यूज भी 12th में पढ़ा है, वुमेन्स भी 12th में पढ़ा है, जैसे कि आपको पता होगा आपने ताड़ी विरोधी आंदोलन पढ़ा था उसके बारे में। लेकिन ठीक है, वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि सारा कुछ एक ही बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वुमेन मूवमेंट्स पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर, ये सारा वुमेन मूवमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये है आपका दलित मूवमेंट है। ये सारे मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में एग्जामिनर आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। बैकवर्ड क्लास मूवमेंट ये कैसे राजनीति के अंदर आए थे, ये सब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अगले पार्ट में भी। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।